नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण बलूनी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस शीट के रिगार्डिंग बातें करी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, और हमने एक प्रैक्टिकल बैलेंस शीट भी देखी थी कि कैसे दिखती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने ये देखा था, ये ट्रेडिंग अकाउंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग वहाँ पर जहाँ पर वो सेल परचेज की ट्रांजेक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पर ये। और फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ये लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी लाइबिलिटीज होती हैं ये सारी, और लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली हमारी एसेट्स होती हैं। देखिए, आज हम ये बात करेंगे कि जैसे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। सिंपली एक प्रेजेंटेशन है जो भी उस बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उसका। ये मतलब एक जस्ट प्रेजेंटेशन होता है कि प्रेजेंट कैसे किया गया है। जैसे सेल हुई है तो सेल यहाँ दिखा दिया, एक्सपेंसेस हुए तो एक्सपेंस यहाँ दिखा दिए, ठीक है। कोई एसेट है तो उसको यहाँ दिखा दी। तो ये एक जस्ट प्रेजेंटेशन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांजेक्शन होती है, मतलब बेसिक लेवल पे पहला क्या होता है। कोई ट्रांजेक्शन होगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो उसको रिकॉर्ड करके उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो आज मैं यही सिखाऊंगा कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी तो कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है, जैसे एसेट साइड लाइबिलिटी साइड से मैच होती है। तो वो कैसे होती है, क्यों होती है, मैं सब आप आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन, अगर मान लीजिए कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या होती है कि वो अपना पैसा लगाएगा बिजनेस में। देखिए, बिजनेस को हम एक अलग आइडेंटिटी मानते हैं, मतलब बिजनेस अलग है और जो बिजनेस को चला रहा है पर्सन वो अलग है। हम बिजनेस को बिल्कुल अलग मानते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में वो हमारा नहीं है, वो बिजनेस का पैसा है, ठीक है। तो बिजनेस जो है, बिजनेस का एक अलग बैंक अकाउंट होगा, और उस बिजनेस में जो भी पैसे आएंगे वो हम बिजनेस के मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कोई प्रोपराइटर है, अब उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो क्या होगा, बिजनेस क्या मानेगा उसे एज ए लोन, कि हमने लोन ले लिया, किससे, प्रोपराइटर से लोन लिया है, ठीक है। और बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो क्या है, इसकी बुक्स में एंट्री कैसे होगी, हम यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, मतलब जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच गया, और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कि मतलब हमें उस प्रोपराइटर को इतने रुपए अब देने हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी हो गई। हमारी का मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई। तो जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो क्या करेगा, बिजनेस, ये बिजनेस की बैलेंस शीट है, तो बिजनेस का मानेगा कि वो एक तरीके से वो मुझे अब लोन देना है वापस उस प्रोपराइटर को। जैसे मान लीजिए उसने 50,000 लगाए, तो यहाँ 50,000 का वो क्या दिखा देगा एज ए कैपिटल के रूप में। कैपिटल मतलब लाइबिलिटी। तो वो दिखाएगा कि 50,000 मेरी लाइबिलिटी है। कौन दिखाएगा, ये बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 50,000 अब लाइबिलिटी हो गई, मतलब वो 50,000 रुपये प्रोपराइटर को देने हैं मुझे। और ये बैंक, जो बिजनेस में 50,000 रुपये जब डले हैं तो वो उसके बैंक अकाउंट में पहुंचे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैंक देख रहे हैं, एसेट साइड में करंट एसेट, यहाँ पे 50,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, अल्टीमेटली बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। मतलब हमने लेफ्ट साइड में, लाइबिलिटी साइड में 50,000 रुपये दिखाए, और एसेट साइड में भी 50,000 रुपये दिखा दिए, ठीक है। तो देखिए, ऐसे मैच होती है बैलेंस शीट, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन ये होगी। फिर उसके बाद दूसरी, जैसे आप 50,000 रुपये डाले तो उसका करेगा क्या, वो बिजनेस में पैसा लगाया है, तो फिर उसके बाद वो बिजनेस करेगा उस पैसों से। तो मान लीजिए वो उसका ट्रेडिंग का काम है, खरीदना बेचना सामान को, तो क्या करेगा, परचेज करेगा मटेरियल को, ठीक है। तो इसमें एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट को करेगा डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देगा, बैंक अकाउंट को, बैंक से अगर पैसे दिए हैं तो, ठीक है। तो ये परचेज ऑफ मटेरियल, देखिए ये इनकम साइड होती है, मैंने बताया था ये एक्सपेंस साइड होती है। तो यहाँ परचेज ऑफ मटेरियल, मान लीजिए उसने 50,000 में से 20,000 का मटेरियल खरीद लिया, तो 20,000 रुपये यहाँ पे वो कर देगा, ठीक है। एक्सपेंस दिखाएगा, और साथ ही साथ देखिए उसके बैंक अकाउंट से निकलेंगे कि पैसे, तो बैंक अकाउंट को क्या कर देगा वो, यहाँ पे से 20,000 से माइनस कर देगा, ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है। ये मैच क्यों हुई, क्योंकि देखिए ये 20,000 का एक्सपेंस हुआ, तो अभी यहाँ पर क्या दिखेगा, उसे लॉस हो रहा है 20,000 का, और यही जो लॉस यहाँ जाता है, फिर इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के केस में कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पर 20,000 का एज ए लॉस दिख गया, ठीक है।
फिर यही इसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, यहाँ से माइनस हो गया 20,000 से, ठीक है। तो एक जगह यहाँ से माइनस हुआ और यहाँ पर जो उसका कैश माइनस हुआ था वो हो गया, ठीक है। इसलिए बैलेंस शीट यहाँ पर क्या हो गया, मैच हो गई। पर जब भी हम मटेरियल को खरीदेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 20,000 खरीदा, तो ये हमारा अभी एक्सपेंस नहीं है। अभी क्या है कि एक्सपेंस तो है, पर साथ के साथ इसका क्लोजिंग स्टॉक भी तो इंक्रीज हो जाएगा, जो फिजिकली क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा। तो उतने का ही 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ बढ़ भी जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रॉफिट उसे अभी अभी कुछ नहीं हुआ है, मतलब जो 20,000 का मटेरियल खरीदा था वो उसके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसकी फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग अकाउंट की कोई किताबों में एंट्री नहीं होती, वो जस्ट एक आइटम होती है, उसको हम एंड में जब भी हमें क्लोजिंग स्टॉक की फिगर पता लगती है हम यहाँ शो कर देते हैं। और इसका दूसरा इफेक्ट जो होता है वो बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ ये स्टॉक के अंदर यहाँ पर आता है। मतलब जो फिगर यहाँ होगी वही फिगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वहाँ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट मैच हो गई, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी परचेस मटेरियल किया, एक हमने यहाँ पे 20,000 किया, दूसरा कैश से हमने कम कर दिया, तीसरा हमने क्या किया, स्टॉक को यहाँ बढ़ा दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या, देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो हो गया और यहाँ पर भी फिर जीरो हो गया, ठीक है। तो ये साइड तो कुछ नहीं हुआ, इस साइड कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली हुआ क्या कि कैश जो है कम हुआ और स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ एक जगह पर माइनस हुआ, एक जगह पर प्लस हुआ, तो क्या हुआ, बैलेंस शीट जीरो, मैच, जीरो मीन्स मैच हो गई, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा। अब मान लीजिए उसने जब परचेज किया था, साथ के साथ उसने भाड़ा भी दिया, तो यानी फ्रेट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे उसने भाड़ा दिया, फ्रेट किससे दिया, कैश से दिया, मान लीजिए अब की बात, ठीक है, कैश से उसने भाड़ा पे किया। अब ये फ्रेट जो है वो कैश से उसने 1,000 रुपये का, मान लीजिए 1,000 रुपये का भाड़ा पे किया। 1,000 रुपये क्या हो गया, ये एक्सपेंस में दिखा देंगे और दूसरी साइड में क्या करेंगे, यहाँ कैश में से 1,000 रुपये को यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या हुआ, अल्टीमेटली बैलेंस शीट जीरो। कैसे हुई, ये कैश वाली साइड हमारी 1,000 से कम हुई, साथ में यहाँ पर कैपिटल वाली साइड भी 1,000 से कम हो गई। क्यों क्यों हुई कम, क्योंकि जैसे ही मैंने 1,000 रुपये एक्सपेंस दिखाया तो उससे क्या हुआ, मेरा 1,000 से जो है ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कम हो गया। 1,000 से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कम, यानी कि नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। नेट प्रॉफिट हुआ कम तो इसका मतलब कैपिटल भी 1,000 से कम हो गई। तो यहाँ कैपिटल कम हुई, यहाँ पे बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बैंक बैलेंस, ठीक है। इसका इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, वैसे अगर फ्रेट जो भाड़ा है ना, जब हम उसे पे करेंगे तो साथ के साथ उसका क्लोजिंग स्टॉक में भी चेंज आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम परचेज प्राइस में मानते हैं और परचेज प्राइस के अंदर जो है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री या गोडाउन तक लाने का खर्चा शामिल होता है, ठीक है। तो हम ये 1,000 रुपये हम यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर भी बढ़ाएंगे। स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जब तक वो मटेरियल फैक्ट्री तक ना पहुंच जाए तब तक का जो भी खर्चा हुआ है बीच में वो सारा का सारा हम परचेज प्राइस के अंदर मानते हैं। यहाँ पर हमारी स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अभी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब जो हमने यहाँ पर एक्सपेंस किया वो हमारे सिंपल स्टॉक में दिख गया। और जब यहाँ मैंने चेंज किया 1,000 का बढ़ाया तो सिंपल यहाँ पे ये भी 1,000 से बढ़ जाता है। मैंने इसको एक्चुअली लिंक करा हुआ है ना वहाँ से। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी फिगर लिखूंगा नीचे भी अपने आप वो सेम आ जाएगी और मैच हो जाएगी बैलेंस शीट, ठीक है। अगला, अब मान लीजिए उसने जो अपने ये जो मटेरियल अभी खरीद के लाया 20,000 रुपये का, अब उसे बेचे हैं उसने, बेचने की क्या एंट्री होगी, मान लीजिए उसने उधार में बेचे हैं, ठीक है। उधार में बेचेगा तो क्या करेगा, डेटर, डेटर को वो डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा किसको, सेल्स को, ठीक है। डेटर मतलब कि वो आदमी जिससे उसे पैसा लेना है। अब बिजनेस में ऐसा होता ही है कि उधारी में भी तो बेचता है पर्सन, तो जब उधारी में बेचता है तो उससे उसके डेटर बढ़ जाते हैं। डेटर हमेशा उसके करंट एसेट होंगे, ठीक है, अगर उसे 1 साल के अंदर अंदर उससे पैसे मिलने की उम्मीद है तो डेटर का क्या होगा, मान लीजिए जो 20,000, ये जो 21,000 का मटेरियल था, अब इसने मान लीजिए उसको 30,000 में बेच दिया, ठीक है, 30,000 में बेच दिया। तो यहाँ तो एक तो सेल बढ़ेगी, ठीक है। देखो सेल बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो गया, नेट प्रॉफिट भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। और साथ के साथ क्या हुआ, उसने उधार में बेचा है ना, तो यहाँ पर जो 30,000 का बेचा है वो 30,000 उसके डेटर बढ़ जाएंगे यहाँ से। अगर उसने कैश में बेचा होता तो कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ जाता। अभी मैं मान रहा हूँ कि डेटर उधार में बेचा है तो 30,000 रुपये यहाँ पे बढ़ गए, बैलेंस शीट जीरो हो गई, ठीक है। ये देखिए,
अच्छा, अब जब उसने बेचा है तो उसका जो स्टॉक भी तो निकला होगा, है ना, स्टॉक भी तो माइनस होगा ना, स्टॉक की वैल्यू उतने से कम हो जाएगी फिर। तो क्या होगा यहाँ पर, जो ये मैं मानता हूँ जो 20 और एक 21 हजार का पूरा मटेरियल इसने बेच दिया 30 हजार में, तो क्या होगा, ये 21 हजार जो है ये 21 हजार रुपये यहाँ से माइनस भी हो जाएगा। जब भी स्टॉक को हम माइनस करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, ना कि सेल प्राइस, क्योंकि हम स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होती है उसमें करते हैं। तो हमेशा स्टॉक की वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम होगी, ना कि सेल प्राइस से। तो अभी क्या हुआ देखिए, ये 21 हजार का था, उसने 30 हजार का बेच दिया, 30 हजार का बेचा तो 9 हजार का उसको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, है ना। कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी है ही नहीं, तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो, नेट प्रॉफिट भी सेम रहा, नेट प्रॉफिट सेम रहा, तो ये यहाँ ट्रांसफर हुआ। ठीक है, ये चीज़ जो है ये देखिए, उसने जब सेल करी थी तो क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे ये साइड बढ़ गई, ये साइड बढ़ी तो दूसरी साइड क्या बढ़ी है, दूसरी साइड ये बढ़ गई, ये डेटर, डेटर मैंने 30 हजार से बढ़ाए लेकिन स्टॉक भी तो कम कर दिया। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ा उसका, जो 9 हजार का प्रॉफिट यहाँ बढ़ा है वही हमारी एसेट साइड में बढ़ गया। अब एसेट साइड में ऐसे बढ़ा कि हमारा यहाँ पर पहले 30 हजार का हमने डेटर दिखाया और 21 हजार का हमने स्टॉक को कम कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 9 हजार का बढ़ गया एसेट। तो देखिए 9 हजार का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा, साथ में 9 हजार का इम्पैक्ट इस साइड में एसेट साइड में पड़ा। अल्टीमेट क्या हुआ, दोनों बैलेंस शीट मैच हो गई। तो ऐसे ही हम हर एक एंट्री का दो इफेक्ट लेंगे, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एंट्री करके बताई है और यहाँ पर सीधा मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी बैलेंस शीट में कि कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, कि ताकि आपको आसानी से आ जाए समझ, सिंपल लैंग्वेज में। अब देखिए जैसे उसने मान लीजिए 1 महीना हो गया, अब उसको पैसे पे करने जो है ना मजदूरों के, तो वेजेस अकाउंट हो जाएगा उसका डेबिट, ठीक है, वेजेस, वेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और मान लीजिए कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस, मान लीजिए 2 हजार रुपये उसने मजदूर को दिए, तो 2 हजार रुपये का खर्चा हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट उसका 2 हजार से कम हो गया। अब यहाँ पर ये यही फिगर यहाँ आ गई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, तो सेम फिगर यहाँ आ गई, ठीक है। और यही फिगर फिर यहाँ से उठ के कैपिटल अकाउंट में चले गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट उसका 2 हजार से कम हो गया, ठीक है। 2 हजार से कम हो गया तो इस साइड क्या होगा, उसने पैसे पे किए तो उसका कैश अकाउंट 2 हजार से कम हो गया। तो अल्टीमेट क्या हुआ, बैलेंस शीट मैच, ठीक है। तो इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम में काम होता है। मतलब उसने 2 हजार रुपये यहाँ किया, एक्सपेंस किया, तो उसका प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम होने की वजह से यहाँ पर उसकी कैपिटल भी कम हुई उतने से ही, और यहाँ पर उसका जो कैश बैंक बैलेंस भी कम हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों साइड में इफेक्ट आ गया और बैलेंस शीट मैच, ठीक है। अब देखिए अगली ट्रांजेक्शन, उसने रेंट पे करना है अब उसको, जो अपना गोडाउन का रेंट अकाउंट क्या आएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश में पे करना है तो कैश बैंक जो भी है उसको बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब रेंट जो है मैं मान रहा हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो रेंट ये रहा, ठीक है। अब उसको 3 हजार का मान लीजिए उसको रेंट देना है, ठीक है, 3 हजार का रेंट यहाँ पर किया, ठीक है। अब क्या होगा, इससे नेट प्रॉफिट उसका कम हो जाएगा, पहले कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट 7 हजार था, ये 7, 3 हजार का रेंट दे दिया तो कितना हो गया, 4 हजार हो गया। अब यही 4 हजार उसका यहाँ आएगा, ठीक है, यानी कि कैपिटल उसकी 3 हजार से कम हो गई। कैपिटल हो गई कम तो दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसने कैश में उसको 3 हजार रुपये पे कर दिए, ठीक है। मान लीजिए आपके कैश में पे नहीं हुए होते, यानी ये उधार होता, अभी 3 हजार उसने दिए नहीं, तो क्या होता, 3 हजार रुपये यहाँ से माइनस नहीं हुए होते, ठीक है। तो कैपिटल से तो माइनस हो गए हैं, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट मैं कहाँ दिखाऊं, उधार वाला जो मुझे अभी चुकाना है, चुकाने वाला जो है करंट लाइबिलिटी के अंदर में 3 हजार रुपये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है यहाँ पे मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या हुआ, कैपिटल मेरी कम हुई, साथ के साथ लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई, तो क्या हुआ यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का इफेक्ट क्या हुआ, जीरो। तो यानी बैलेंस शीट मैच, ठीक है। अच्छा, अब अगला, अब मान लो उसने सेल्स किया है कैश में, तो यहाँ पे भी वही आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे फिर सेल्स आएगा, ठीक है, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल्स जो है, अभी तो देखो उसके पास कुछ भी स्टॉक नहीं है, मैंने ये एज्यूम किया था पूरा 20 के जो 21 हजार की सामान थी उसने पूरी बेच दी है, ठीक है। अब बेचने के लिए मान लीजिए उसको दोबारा उसने कुछ खरीदा है मटेरियल, तो क्या होगा, पहले वो मटेरियल खरीदेगा, मान लीजिए 5 हजार का खरीदा उसने, ठीक है, 5 हजार का कोई मटेरियल खरीदा, तो जैसे ही 5 हजार का खरीदेगा साथ के साथ वो कैश बैंक अकाउंट को भी कम करेगा, ठीक है, यहाँ से 5 हजार का जो है कम कर देगा यहाँ से, ठीक है। बैलेंस शीट जी मैच हो गई।
साथ में साथ जैसे ही खरीदेगा तो उसका स्टॉक भी क्या होगा, उतने से बढ़ेगा 5,000 रुपये से। ठीक है, ये हुआ। अब 5,000 की चीज़ जो खरीदी थी उसने मान लीजिए उसको बेच दी, अब कितने में, मान लीजिए 10,000 में बेच दी। ठीक है, तो क्या हुआ उसका, 10,000 में बेची, जैसे ही यहाँ पे बेची तो बेचते वक्त क्या करेगा, उधार में बेची है तो फिर डेटर बढ़ेंगे, कैश में बेची है तो कैश बढ़ जाएगा। मान लीजिए कैश में बेची है, 10,000 रुपये में यहाँ जोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ छोड़ा, जैसे ही मैंने बेचा तो मेरा स्टॉक भी तो कम होगा। तो ये 5,000 का स्टॉक पड़ा था, ये 5,000 मेरा कम हो गया। ठीक है, स्टॉक यहाँ से कम होगा तो एसेट में भी कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। इस तरीके से ट्रांजेक्शन चलती है। अगर मान लीजिए एक और मैंने खरीदा, लो मटेरियल में एक और खरीद रहा हूँ, अब की बार में 10,000 रुपये का खरीदा। ठीक है, ये 10,000 यहाँ में मैंने बढ़ाए, साथ में स्टॉक में भी बढ़ेगा। अब की बार अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, 10,000 जो मैंने खरीदा है इसको मान लो मैंने उधार में खरीदा है, उधार में अगर खरीदूंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ ये दिख रहा है, क्रेडिटर्स, 10,000 रुपये से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इफेक्ट जीरो। मतलब हुआ क्या, अल्टीमेटली यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, 10,000 का मैंने यहाँ पर क्या किया, मटेरियल खरीदा, साथ के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 10,000 से बढ़ा दिया। ठीक है, इधर का इम्पैक्ट पड़ा, कुछ भी नहीं, जीरो, क्योंकि जो मैंने खरीदा वो मैंने क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखा दिया, तो यहाँ पर जीरो, कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा। ठीक है ना, यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ा तो इसका मतलब इधर भी नहीं पड़ा होगा कैपिटल अकाउंट में, तो फिर इफेक्ट कहाँ पड़ा, 10,000 का उधार में खरीदा तो मेरा ये बढ़ गया। ठीक है, और ये बढ़ा तो साइड में मेरा, इस साइड का बढ़ा मेरा, ये स्टॉक बढ़ गया, ये देखा, स्टॉक 10,000 वाला, तो यहाँ मेरा स्टॉक बढ़ गया। तो ये ऐसे इसकी डबल एंट्री होती है, एक जगह यहाँ बढ़ता है तो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा या तो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा या तो यहाँ बढ़ेगा, ऐसे तरीके से ये जो एंट्री होती है। मान लीजिए उसने फिक्स एसेट कोई परचेज की है, फिक्स एसेट जैसे मान लीजिए उसने कोई प्लांट मशीनरी खरीदी, कैश से खरीदी है तो फिर क्या करेंगे, कैश को यहाँ से कम कर देंगे। मान लीजिए 10,000 की उसने कुछ प्लांट मशीनरी खरीद ली। ठीक है, पैसा कम हो गया और मेरी एसेट बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसने कैश में नहीं करी होती, लोन लिया होता, तो क्या होता, लोन लिया होता तो हमारा यहाँ पे ये लोन दिख रहा है, ये बढ़ जाता 10,000 से। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस शीट मैच, इस तरीके से यहाँ एंट्रियाँ होती है। कोई भी एंट्री अगर आप देखोगे तो उसका दो इफेक्ट होगा। मान लीजिए अब उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, ठीक है 5,000 का, तो 5,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ जाएगा। और कैश से दिया होगा, कैश से दिया होगा, कैश से दिया होगा तो कैश माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5,000 से कैश जो है 5,000 से कम हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बैलेंस शीट मैच, कोई सी भी ट्रांजेक्शन देख लो आप। ठीक है, उधार में बेचा है तो क्या होगा, सेल जो है हमारी क्या हो जाएगी, 10,000 का सामान पड़ा हुआ है ना, मान लीजिए उसने 10,000 का 15,000 में अब बेच दिया, 15,000 में जैसे ही बेचेगा, उधार में बेचेगा तो 15,000 यहाँ बढ़ेंगे, स्टॉक जो है हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और जो 15,000 का हमने बेचा था, डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए डेटर्स ये 45,000 के आ रहे हैं, उससे हमें पैसे मिल गए अब, क्योंकि ये 45,000 क्या है, उधार है जो हमने दिया हुआ है लोगों को। अब 45,000 रुपये मुझे मिलेंगे भी तो सही, तो 45,000 रुपये जैसे ही मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 45,000 को माइनस कर दूंगा। कहाँ मिलेंगे, ये मेरे कैश और बैंक अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे 45,000 में ऐड कर दूंगा। तो देखो बैलेंस शीट मैच, इस तरीके से यहाँ पर ये बैलेंस शीट में छेड़छाड़ होती है। छेड़छाड़ मीन्स ऐसे ट्रांजेक्शन रोटेट होती है, सेल करूँगा सेल बढ़ेगी, उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, सॉरी, सेल बढ़ेगी, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ होगा, या तो कैश में जाएगा या फिर डेटर में जाएगा। और जैसे ही मैं सेल करूँगा मेरी स्टॉक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टॉक को भी कम करूँगा, यहाँ से कम करूँगा तो सीधा सीधा मेरा ये जो बैलेंस शीट में स्टॉक आता है ये भी मेरा कम हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन घूमती है, कुछ नहीं होता, सिंपली आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ नहीं है, सिंपली एक जस्ट एक तरीका है प्रेजेंट करने का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसको अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम और भी चीज़ें जानेंगे, रेशोज एनालिसिस के बारे में, लोन देते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें बैलेंस शीट के अंदर, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि क्या बैलेंस शीट सही से प्रिपेयर हुई है या नहीं।
देखिए बैलेंस शीट में ये जो है, आप चाहे तो सेल कितनी भी दिखा सकते हैं, फेक दिखा दें आप, लेकिन पकड़ेंगे कैसे कि ये सेल जो है ये इतनी सही है कि नहीं? किस रेशो को आप देखें कि ताकि आप ये कहें कि हाँ ये सेल जो है ठीक लग रही है। या ये स्टॉक, देखिए स्टॉक को मैं जितना भी ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, अभी देखिए मेरे को स्टॉक को बस कुछ नहीं करना है, मैं कुछ भी फिगर यहाँ लिखूंगा ना वो सीधा बैलेंस शीट मैच भी हो जाएगी, मेरे रेशो भी अच्छे हो जाएंगे। पर आपको पकड़ना कैसा है कि ये स्टॉक जो है इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा कर रही है, कैसे पकड़ें, किस चीज़ को देखें, ये सब भी हम अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कैसी क्या चीज़ जो है वो बता नहीं पाया या क्या बतानी चाहिए। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना अपने दूसरे बैंकर्स के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।